Rahim. I am वकास अहमद और टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट NSAIDs और NSAIDs। NSAIDs क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम इसको देखें, अगर इसके नाम को ही देखें तो नाम से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि NSAIDs होते हैं क्या है। नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। NSAIDs का मतलब है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी ऐसे ड्रग्स जो स्टीरॉयड ना हो, नॉन स्टीरॉयड हो और एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्कआउट करते हो, यानी इन्फ्लेमेशन को कम करते हो, ऐसे ड्रग्स को हम नॉन सेड्स कहते हैं, यानी NSAIDs भी कोई कोई कहते हैं। अब सबसे पहले ना हमें इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन को जानना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को जो है ना सिर्फ ट्रांसलेट कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन की ट्रांसलेशन का अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें या हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है सिर्फ सूजन। तो हम समझते हैं कि ये ऐसी ड्रग्स है जो सिर्फ सूजन को कम करने के लिए दी जाती है, लेकिन हालांकि गलत है। जब हम बायोलॉजी या फिजियोलॉजी में देखते हैं तो हमें इन्फ्लेमेशन का जो मीनिंग्स है वो कुछ अलग देखता है। इन्फ्लेमेशन उस चीज़ को कहते हैं जब आपको सूजन के साथ साथ दर्द भी हो रही हो, जब आपको उस जगह पे रेडनेस भी फील हो रही हो, आपको बुखार भी हो जाए, ठीक है ना, वो उस जगह पे थोड़ा सा हीटअप भी हो जाए, तो इन सारी सिचुएशन, अगर ये सारी सिचुएशन होती है, आपको इन्फ्लेमेशन के साथ साथ बुखार भी होता है, आपको एक्सट्रीम पेन भी फील हो रहा है, ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ को जो है ना हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये जो वो वाली ड्रग्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को, यानी बुखार को कम करने के लिए, एक तो बुखार को कम करने के लिए, दर्द को स्पेसिफिकली कम करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ना हम जब ड्रग्स जो एनाल्जेसिक्स हैं, ये एनाल्जेसिक्स की एक किस्म है। एनाल्जेसिक्स जो हम देते थे वो हमारे पास स्टीरॉइड्स होते थे, ठीक है ना, कॉर्टिकॉइड्स हमारे पास मेनली होते थे। अब ये जो स्टीरॉइड्स होते थे ना, ये हमारी बॉडी को फ़ायदा तो पहुंचाते थे, ठीक है, हमें जो है ना द पेन को रिलीव करने में मदद देते थे, लेकिन ये हमारी बॉडी को ना नुकसान भी पहुँचाते थे, हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते थे। और ये जो स्टीरॉइड्स थे हम बच्चों को भी नहीं दे सकते थे, ठीक है ना। अगर बच्चों को किसी किस्म का पेन हो रहा है वगैरह वगैरह आफ्टर ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से जो पहले है, ताकि पेन कम ना हो, ठीक है, माइनर सर्जरी वगैरह करनी है, एनेस्थीसिया तो उस टाइम था नहीं, तो उस टाइम जो है ना हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी, ठीक है ना। बच्चों को स्टीरॉइड्स वगैरह नहीं दे सकते थे, तो हमें किसी ऐसे ड्रग्स की ज़रूरत थी जो नॉन स्टीरॉइड हो, ठीक है ना, बच्चों को वगैरह को भी दे सके, हर एज के बंदे को दे सके और इसके जो है ना नुकसान कम और फ़ायदे ज़्यादा हो। तो उसके लिए जो है ना हमने जो है ना NSAIDs को फिर डिस्कवर किया। NSAIDs जो है ना मार्केट में आई हैं। हमारे पास NSAIDs है क्या चीज़, ठीक है ना। सब अगर हम एनाल्जेसिक्स की बात करें, एनाल्जेसिक्स पेन किलर होते हैं। पेन किलर की आगे ये टाइप है। पेन किलर दो किस्म के होते हैं, एक ऑपियोइड्स होते हैं और एक NSAIDs होते हैं, ठीक है ना। ऑपियोइड्स वो वाले ड्रग्स होते हैं जो हमारे पास जो पेन की परसेप्शन होती है उसको जो ब्रेन तक न्यूरॉन्स लेके जा रहे थे, उन न्यूरॉन्स के फंक्शंस को ब्लॉक करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि अगर मुझे कोई स्विच होता है तो मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स उसको मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाते हैं, फिर मेरा मोटर न्यूरॉन जो है ना मसल्स तक या जो है ना इफेक्टर्स तक जो है ना वो मैसेज दोबारा लेके आते हैं। अब वो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ना, अगर हम उस सेंसरी न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर दें तो हमारे पास ऐसा काम करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं वो ऑपियोइड्स होते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया अलग चीज़ है। एनेस्थीसिया जो है ना सोडियम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होता। लेकिन ऑपियोइड्स क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए मैसेज नहीं जा पाता, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मैसेज जो है ना, जैसे ही आपको उस ऑपियोइड्स का असर खत्म होगा, मैसेज कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये जो है ना, जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं उनको हार्ट बॉल वगैरह लग जाती है, उनको उस टाइम बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, वो स्प्रे वगैरह ऑपियोइड्स का करते हैं, जिसकी वजह से उनका उस टाइम तो दर्द कम हो जाता है, वो मतलब मैच वगैरह खेल लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना बेशक दर्द होता रहे। इसी तरह आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले फौज वाले लड़ रहे होते हैं बॉर्डर वगैरह पे, अगर उनको गोली वगैरह लग जाए या कोई और दुश्मन का खतरा हो, ठीक है ना, वो क्या करते हैं उस टाइम ऑपियोइड्स के इंजेक्शन वगैरह यूज़ कर लेते हैं। रिसेंटली तो जो है ना उस टाइम पेन कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद बेशक होता रहे। तो ऑपियोइड्स वो वाले ड्रग्स होते हैं, वो पेन किलर्स होते हैं जो हमारे पास जो है ना दर्द की परसेप्शन को कम कर देते हैं वक्त के लिए, जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा हमारे पास होते हैं NSAIDs, ये जो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो पेन के परसेप्शन को कॉज कर रहे हैं, यानी जो रूट है उसका, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमारा वो पेन हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो जो वो कॉज है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको ये ब्लॉक करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देते। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना किस तरह, भी सबसे पहले ना हमें इनके बारे में, अगर हमें पेन का पाथवे इजीली पता होगा ना, तो हम इजीली जो है ना डिटरमिन कर पाएंगे किस तरह जो है ना ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने मूड ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ना है इसके, और इसको किस तरह आगे क्लासीफाई किया जाता है, और इसकी हिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ना हम जो मेन पॉइंट्स है ना हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो पेन हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ये फिजियोलॉजी का, न्यूरल आर्टरी का, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो है ना हम इसे डीपली कवर करने की कोशिश करें। देखें, अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई अगर कोई पिंच होता है, या जो है ना मैं जा रहा था रास्ते में गिर गया, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द क्यों होता है मुझे, ठीक है ना, किस तरह मेरे ब्रेन को पता लगता है। हम ये तो बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं कि यार सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक मैसेज लेके गए, सेंसरी न्यूरॉन ने ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज ले गए,
ये 9-10 का काम है। जब हम बड़ी लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, फार्मेसी कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो हम हमारा काम ये है कि हम जो है ना पूरा एग्जैक्ट पाथ पे बताओ, एग्जैक्ट हमें पता हो कि कहाँ से किस तरह न्यूरॉन्स जाते हैं भाई, किस तरह स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचते हैं, किस तरह ब्रेन तक पहुँचते हैं। अगर हमें ये जो मैक्रो लेवल की जो है ना एनाटॉमी ये समझ आ गई, उसके बाद जो है ना हम इसकी माइक्रो लेवल पे भी जाएंगे। माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे किस तरह जो है ना NSAIDs जो है ना ब्लॉक करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को, और उसके बाद जो है ना पेन का परसेप्शन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता। ये सारी चीज़ें मिसाल के तौर पे मुझे कोई किसी ने स्विच बोई वगैरह वगैरह, ठीक है ना, मेरे जो सेंसरी न्यूरॉन थे उनको स्टिमुलस मिला, ठीक है ना, स्पेसिफिकली नोसी रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, नोसी रिसेप्टर्स को जो है ना हमें जो पेन के परसेप्शन को रिसीव करते हैं उनको स्टिमुलस मिला, उनको क्या पता लगा कि यार आपको किसी ने जो है ना मिसाल के तौर पे स्विच बोई है, या कोई आपने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया है, या कोई दर्द हो रही है, आपको किसी जानवर ने मक्खी ने काट लिया है तो मुड़ी ने काट लिया, मक्खी सॉरी नहीं काटती तो मुड़ी ने काट दिया, बिच्छू वगैरह ने काट लिया वगैरह वगैरह। अब इन चीज़ों ने काटा है, अब हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे सेंसरी न्यूरॉन था, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन था, इसको पता लगा कि यार एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल जब फायर होता है, बाहर जो है ना नॉर्मली अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं, बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं, ठीक है ना। फिर सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल होते हैं, आपको पता है पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं, वो जो है ना सोडियम आयंस को कंटिन्यूसली अंदर आने देते हैं, जो वोल्टेज एक्शन जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है ना सोडियम आयंस इंटर हो जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ हमारे ब्रेन तक, अब वो सेंसरी न्यूरॉन्स थे मैसेज कहाँ पे लेके जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाते हैं, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड पे जब आते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड पे डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स होते हैं, ठीक है ना। 2 किस्म के न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से, एक स्पाइनल कॉर्ड इस किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जो ऊपर से जो ब्रेन से मैसेज लेके आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक जाते हैं, यानी मोटर न्यूरॉन। जब ऊपर से मैसेज लेके आ रहे थे स्पाइनल कॉर्ड तक, इनको जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और जो नीचे से मैसेज लेके जा रहे होते हैं उन्हें जो है ना स्पेसिफिकली जो लोअर मोटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं कहते इनको, जो है ना सेंसरी न्यूरॉन्स ही कहते हैं, ठीक है ना। लोअर मोटर न्यूरॉन नीचे से ही जाना बस। अब ये जो है ना सेंसरी न्यूरॉन्स है, अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या है, इन्होंने मैसेज पहुंचाना ब्रेन के जो हमारे पास जो पैराइटल लॉब है, पैराइटल लॉब या सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, उसके पास हमारी पेन की परसेप्शन रिसीव होती है। उनको पता लगता है कि यार किस जगह पे जो है ना, तो हमारा जो ब्रेन है ना टोपोग्राफिकली अरेंज है। टोपोग्राफिकली अरेंजमेंट का मतलब ये है कि हमारे जो ब्रेन है ना हर पोर्शन जो है ना बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस को कंट्रोल कर रहा है। यानी हमारे लंग्स को कंट्रोल करने के लिए अलग पोर्शन है, हमारे जो हैंड्स हैं उनकी परसेप्शन अलग सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अलग एरिया पे जाती है। अगर टांगों पे कोई दर्द होता है उनकी जो सोमैटोसेंसरी सेंसेशन है वो ब्रेन के अलग हिस्सों पे जाती है। यानी बड़ा जो है ना खूबसूरत तरीके से जो है ना वो टोपोग्राफिकली अरेंजमेंट हुई है, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन है, मैं आपको मेन बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आया, ठीक है ना, ये मैसेज क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से गुजर के जाता है और जो है ना डेकासेट कर जाते हैं, ठीक है ना, डेकासेट कर जाते हैं। और डेकासेट का मतलब ये है कि दूसरी साइड पे क्रॉस कर जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमारे ब्रेन का राइट साइड है वो हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, राइट ब्रेन का हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है, और लेफ्ट का जो बॉडी का जो ब्रेन का हेमिस्फीयर है वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स जो है ना हमारे पास वाइट मैटर से बने होते हैं, एक्सॉन्स वगैरह से मिलके। हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, उन्हें बहुत ज़्यादा इतफाक़ होता है। इतफाक़ का मतलब ये है कि वो न्यूरॉन्स की मेटोसिस नहीं हो सकती, तो न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो आपस में मिल के रह रही होती हैं। जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होते हैं वो आपस में मिल के रह रहे होते हैं। जो सेल बॉडीज़ मिल के रहती हैं ना उनको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और जो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं ये जब मिल के रह रहे होते हैं, या डेंड्राइट्स, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वाइट मैटर कहते हैं, या जो है ना इनको ट्रैक्स भी कहते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है जो बटरफ्लाई शेप का होता है ये ग्रे मैटर का, यानी यहाँ पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ मिलकर रह रही होती हैं। और बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा वाइट मैटर का, यानी यहाँ पे जो है ना या तो ये वाइट मैटर, इसका मतलब ये एक्सॉन्स है, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स है, ठीक है ना। अब होता कुछ ऐसा है कि यहाँ से जो है ना अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है यहाँ तक आए, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके आए। ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मली यूँ आता है, यूँ अगर ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, मिसाल के तौर पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं कट कर दूं, कट करने के बाद जो है ना इसका एक सेक्शन लूँ और उस सेक्शन को ऊपर से देखूं तो हमें स्पाइनल कॉर्ड जो है ना तकरीबन इस तरह का नज़र आता है। बटरफ्लाई शेप जो है ना ग्रे मैटर नज़र आता है और बाकी सराउंडिंग में वाइट मैटर होते हैं, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि इनके जो अपर जो एक्सॉन्स होते हैं वो मैसेज पहुँचाते हैं यहाँ से जो है ना थैलेमस के पास, ठीक है ना। इसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी कहते हैं, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इस वजह से कहते हैं क्योंकि मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस के पास लेके जा रहा है।
थैलेमस के पास इस वजह से लेके जाता है कि थैलेमस रिले सेंटर है हमारे पास, ठीक है ना, रिले सेंटर है। ये जो है ना डिफरेंट बॉडी के ब्रेन के जो ब्रेन के पास जो है ना जो बॉडी के हिस्से को कंट्रोल करता है, ये मैसेज ब्रेन के उस हिस्से तक पहुंचा देता है कि यार इस हिस्से से प्रोग्राम इस हिस्से से शिकायत आ रही है, इस हिस्से से जो है ना पेन का परसेप्शन आ रहा है वगैरह वगैरह। तो थैलेमस हमारे पास एक किस्म का रिले सेंटर है। जिस तरह हमारे पास क्या होता है, हम किसी होटल वगैरह में रूम बुक करवाने जाते हैं तो हमारे पास एक रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन क्या करता है, हम जैसे ही किसी बड़े वीआईपी होटल में जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं, उनको कहते हैं यार हमने रूम बुक कराया तो हमें चाबी दे दो। वो एग्जैक्ट हमें चाबी देते हैं कि रूम नंबर 102 में जाओ, रूम नंबर 103 में जाओ, 98 में जाओ वगैरह वगैरह। हम एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंचते हैं। ये नहीं होता कि हम होटल के एक एक रूम में जाकर दरवाजा खटका रहे तो ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है। इसी तरह जो ब्रेन के जो मैसेज है वो जब नीचे से जाएगा वो थैलेमस के पास पहुंचेगा, और थैलेमस हमारा रिसेप्शन है एक किस्म का, रिले सेंटर, वो जो है ना अप्रोप्रिएट बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाता है उस मैसेज को, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से मैसेज यहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि जो है ना ये इसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी कहते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे भी होता है। वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी के परसेप्शन को, ठीक है, प्रोपियोसेप्शन को और पोजीशन को, इन चीज़ों को जो है ना वो ऊपर तक पहुंचाता है। जो पेन का पाथवे है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के जरिए जाता है, ठीक है ना। अब ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के जरिए ब्रेन का परसेप्शन इस थैलेमस के पास पहुंचा। अब थैलेमस क्या करता है, थैलेमस जो है ना इसे आगे जो है ना कोरोना रेडिएटा के जरिए ये सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में क्या कर देता है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है। यानी इसके मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मुझे किसी ने फेस के करीब करीब चुबाई है तो यहाँ पे मेरा फेस होगा, तो ये जो है ना फेस को जो है ना जो फेस को कंट्रोल करने वाला एरिया ब्रेन को उस तो मैसेज पहुँचा देगी। अगर किसी ने हाथों पे पहुँचाई है तो ये हाथों को कंट्रोल करने वाले एरिया को, किसी ने टांगों पे अगर मुझे किसी किस्म का कोई दर्द वगैरह हो रहा है तो ये क्या करेगी, दर्द का परसेप्शन जो टांगों वाला एरिया उस तक स्पेसिफिकली पहुँचा देगी। अब ये तो था हमारे पास जो मैक्रो लेवल का सॉरी, कि जो है ना हमारे पास किस तरह जो है ना ब्रेन का मैसेज पहुँच रहा है वहाँ तक। अब ये हमारे पास हो गया मैक्रो लेवल का। अब ब्रेन जो पेन है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, अगर हमें ये पता होगा कि पेन प्रोड्यूस कैसे होता है तो हम उनको वो वाली ड्रग्स देंगे जो पेन को प्रोड्यूस करने वाले चीज़ों को कम कर देंगे। मिसाल के तौर पे मुझे जो है ना किसी चीज़ ने काटा है, ठीक है ना, मुझे स्कॉर्पियन ने काटा है, किसी वगैरह चीज़ ने काटा। अब अगर मुझे या किसी ने पिंच बो दिया है, मुझे दर्द हुआ है। अब हुआ कुछ ऐसा है, जब उसने मुझे पिंच बोई है या उसने मुझे काटा है, उसने डंग मारा है मुझे, ठीक है ना, हनी बी ने मुझे काट दिया। अब उसके जो काटने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे बाहर स्किन के सेल्स थे वो डैमेज हुए, स्किन के सेल डैमेज हुए, नीचे डर्मस थी, उसके साथ जो ब्लड वेसल्स थी, न्यूरॉन्स थे, वहाँ पे नोसी रिसेप्टर से वो एक्टिवेट हो गए। अगर वो डैमेज हुए हैं उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे उस स्किन के सेल्स को दोबारा बनना चाहिए, दोबारा नहीं बनेंगे तो क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है ना। अगर किसी ने बड़ी या कोई मैं गिर गया हूँ, एक्सीडेंट हो गया, ठोकर खा लिया तो ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है ना। और अगर कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, डिफेंडिंग मैकेनिज्म, तो हम हमारी लाइफ भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही हमें पेन का परसेप्शन स्टार्ट होने वाला होता है, किसी ने पेन चुबो दिया कोई, तो क्या होता है कि इर्द गिर्द हमारे पास क्या होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी टिश्यूज़ में घूम रहे होते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना, काफ़ी और भी सारे होते हैं, एनके सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि ये दूसरे वाइट ब्लड सेल्स को बुलाएं और ये जो कट लगने की वजह से बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो गए हैं, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, उनके खिलाफ ये फाइट करें। अब ये क्या करते हैं, जब ये दूसरे केमिकल्स को बुला रहे होते हैं, यानी कीमोटैक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, तो ये किस तरह कीमोटैक्सिन रिलीज़ करते हैं, किस तरह दूसरे लोगों को, दूसरे जो है ना वाइट ब्लड सेल्स वगैरह वगैरह उनको किस तरह बुलाते हैं। होता कुछ ऐसा है, जब ये बैक्टीरिया के साथ लड़े होते हैं ना तो इनकी भी डेथ हो सकती है, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। या जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनी होती है फास्फोलिपिड्स से। अब वो जो फास्फोलिपिड्स होती है ना वो तो डैमेज हो रही है, अगर हम फास्फोलिपिड्स को कुछ ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर दें, वो खैर वो डैमेज तो हो जाए लेकिन जो बाकी सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचा ले। तो हमारे पास होता कुछ ऐसा है कि जो फास्फोलिपिड्स होती है जैसे वो डैमेज हो रही होती है, जो सेल मेम्ब्रेन जिससे मिलके बनी होती है, तो ये क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है साइटोप्लाज्म में फास्फोलाइपेज A2, वो क्या करता है, जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ना इनको कन्वर्ट कर देता है एरिकडोनिक एसिड में। एरिकडोनिक एसिड हमारे पास जो 20 कार्बन एसिड्स फैटी एसिड्स है, इसमें 4 डबल बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है ना, ये क्या करता है उसको एरिकडोनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब एरिकडोनिक एसिड जो है ना सबस्ट्रेट है 2 एंजाइम्स के लिए, एक हमारे पास कॉक एंजाइम होता है, एक लॉक्स एंजाइम होता है, एक लाइपोऑक्सीजनेज होता है, एक साइक्लोऑक्सीजनेज होता है। ये हम माइक्रो लेवल की जाके स्टडी करें कि किस तरह एसएनएड्स जो है ना हमारे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, ये पेन के परसेप्शन को कम करने के लिए। हमें पहला पता लग गया कि हमारे पास जो है ना सेंसरी न्यूरॉन थे, उन्होंने मैसेज पहुंचाया ब्रेन तक, हमारा ब्रेन अब अवेयर हो गया कि यार ये मैसेज आ रहा है। अब मैसेज आ कैसे रहा था, मैसेज इस तरह आ रहा था कि हमारे पास जो है ना सेल मेम्ब्रेन थी वो डैमेज होगी, सेल मेम्ब्रेन की डैमेज होने की वजह से क्या हुआ, फास्फोलाइपेज A2 था, उसने एरिकडोनिक एसिड में कन्वर्ट किया। एरिकडोनिक एसिड के पास अब 2 एंजाइम ऐसे हैं जो एरिकडोनिक एसिड्स पे एक्ट कर सकते हैं, एक कॉक्स है,
ठीक है ना। साइक्लोऑक्सीजनेज, एक हमारे पास लॉक्स है लाइपोऑक्सीजनेज। लाइपोऑक्सीजनेज का हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो एनएसएड्स हैं वो सिर्फ कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। ये हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ठीक है ना। ये काम इसी वजह से करते हैं कि एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म कर देंगे, बस दैट इज और जो है ना कोई इनका फंक्शन नहीं है कि कॉक्स क्या काम करेंगे। अब ये जो हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेज है, ये साइक्लोऑक्सीजनेज क्या करेंगे, ये एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन में, PGG2, ठीक है ना। फिर PGG2 H2 में PGH2 में कन्वर्ट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का जो शॉर्ट फॉर्म है PG है, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी के लिए नॉर्मली बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और नुकसानदेह भी है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी में मिसाल के तौर पे कभी कभी इस तरह होता है कि आपको जो है ना दर्द कोई चोट वगैरह लग जाती है, इवन दो की ब्लीडिंग भी हो रही होती है, आपको पता ही नहीं लगता। आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी जो है ना बॉडी में जो है ना आपको क्या हो रहा है, आपको जो है ना चोट लगी थी। आपको कोई बताता है कि यार यहाँ पे आपको चोट लगी, फ़ौरन आप देखते हैं ओह ये मुझे कब लगी, मुझे तो पता ही नहीं लगा। अब होता कुछ ऐसा, अगर हमें इसी तरह की चोटें लगती होती, ठीक है ना, कोई हमें आके जो है ना कोई छुरी मार देता, जिस तरह तलवारें मार देता या तलवार मार देता या कोई और खंजर वगैरह मार देता और हमें ब्लीडिंग होती रहती पेन के परसेप्शन का पता ना लगता, तो क्या होता। मिसाल के तौर पर रात को सो रहे थे, किसी ने आके चाकू मार दिया, हमें पेन का परसेप्शन ना होता, हमारी अंदर इंटेस्टाइन्स फट जाती, हमारे जो ऑर्गन्स है वो फट जाते, हमें पेन ना होता, आहिस्ता 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 ब्लीडिंग होती रहती है, हम मर जाते। तो अब हमारे लिए कोई ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म ज़रूरी था कि अगर कोई हमें ज़रा सा पेन पहुंचाने की कोशिश करे तो हमारी बॉडी एकदम एक्टिवेट हो, हमारे ब्रेन को फ़ौरन पता लगे, हम डिफेंसिव मैकेनिज्म करें। किसी ने हमें छुरी वगैरह मार दी तो फ़ौरन क्या करें, ब्लीडिंग को रोकने की ज़रूरत करें, मतलब क्या करें, उसके अलावा जो है ना पेन किलर लें, फ़ौरन हॉस्पिटल जाएँ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें होना बहुत सब ज़रूरी है। इसके अलावा क्या हमारी बॉडी के अंदर बुखार ना होता, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन ना होती, हमें हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली लाखों बैक्टीरिया जा रहे हैं, अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाते रहते और हमारी बॉडी में जो है ना, मतलब हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन ना होती और बुखार ना होता, हमें पता कैसे लगता कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया गए हैं। बुखार इटसेल्फ इज़ नॉट अ जो है ना डिजीज़, बुखार कोई डिजीज़ नहीं है, फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़। हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जा रहे हैं, अगर वो बैक्टीरिया जाके हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, हमारे वाइट ब्लड सेल लगते हैं, वो कीमोटैक्सिन रिलीज़ करते हैं, वो जाके जाना हमारे हाइपोथैलेमस की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको चेंज करते हैं। उसके अलावा हमें बुखार होता है, अगर हमें बुखार ना होता तो क्या होता, बुखार ना होता तो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाते रहते हमें मार देते और हमें जाना को पता ही नहीं लगता, एकदम जो है ना इंसान मर जाता, कहते हैं जी क्या हो गया जी, पता लगता है जी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अंदर चले गए। अब बैक्टीरिया जैसे ही अंदर जाते हैं हमारी बॉडी क्या करती है, डिफेंसिव मैकेनिज्म अप्लाई करती है, बुखार क्रिएट कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन, बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ब्लॉक हो जाती है, एकदम लेट जाता है। उसके बाद क्या करता है, ड्रग्स वगैरह लेता है ताकि जो है ना वाइट ब्लड सेल्स की मदद करें उसको मारने में, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वो जो पेन का परसेप्शन इंड्यूस कराने वाला केमिकल है ना, उसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हमारी बॉडी के ना पेन, बुखार भी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है, ठीक है ना। यानी अगर किसी जगह जो है ना आपको बुखार होना स्टार्ट हो गया, इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया लड़ रहे थे, जो वाइट ब्लड सेल्स है उनकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुई है, सेल मेम्ब्रेन की डैमेज होने की वजह से उनके जो फास्फोलाइपेज था एरिकडोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, एरिकडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बन गया और वो प्रोस्टाग्लैंडिन आपको बुखार के जो पेन का परसेप्शन है वो करवा रहा है। इसके अलावा भी एरिकडोनिक एसिड के वो प्रोस्टाग्लैंडिन के बड़े फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, हमारे जो गैस्ट्रिक HCl रिलीज़ हो रहा है, HCl क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग जो खुराक है, जो हमारे पास जो प्रोटीन्स वाली होती है उनको जाके डाइजेस्ट करवा देता है, ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक होती है उनको डाइजेस्ट कराने में मदद करता है, स्टमक में भी और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। अब ये जो है ना उनको खुराक नुकसान पहुंचा सकते हैं तो हमारे स्टमक वाल को भी नुकसान पहुंचा सकता है, अल्सर क्रिएट कर सकता है, स्टमक वाल में छोटे छोटे सुराख क्रिएट कर सकता है। तो जो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा उसकी प्रोटेक्शन का काम भी प्रोस्टाग्लैंडिन का है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, ये म्यूकस को रिलीज़ करवाती है। म्यूकस को रिलीज़ करवाने के बाद क्या होता है, जब HCl रिलीज़ होता है तो जो स्टमक की वाल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो HCl नहीं होता लेकिन फिर भी बेसिक मीडियम है। अब वो जो स्टमक की वाल है उसके पास क्या करेगी, एक म्यूकस की लेयर बना देगी ताकि जो है ना जितनी मर्जी श्रिंकिंग हो, जिस तरह जूसर घूमता है उस तरह जो है ना बेशक सारी चीज़ों की चर्निंग हो, मिक्सिंग हो, जो मर्जी हो, कायम बन जाए, लेकिन जो है ना स्टमक की वाल को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी किस्म की एसिडिटी में ना हो। तो ये काम जो है ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन करवाती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान कोई भी नहीं है। नुकसान ये है कि हमें जो है ना पेन करवाती है बस, ठीक है ना, कि पेन भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। मैंने आपको भी बताया कि पेन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो ये पेन करवाती है। अब हमारा मेन काम जो NSAIDs का होता है ना, NSAIDs मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है ना। ये जो NSAIDs का मेन काम है, ये क्या करेगी, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, इस प्रोस्टाग्लैंडिन को किसी तरह से स्टॉप करवा देगी। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा ना तो हमारी ब्रेन के ये न्यूरॉन्स है ये एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे होते हैं सोडियम जो चैनल्स होते हैं ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, जैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन सेल के अंदर एंटर होते हैं तो ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं, ये सोडियम चैनल्स को जो है ना एकदम खोल देते हैं।
जो सोडियम वो जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खोलेंगे तो ये जो है ना एकदम सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे, एकदम सोडियम आयंस अंदर आएंगे तो एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाएगा और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि यार पेन हो रहा है। अगर किसी तरीके से हम प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक दें यानी पीजी को रोक दें, अगर पीजी अंदर नहीं आएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर तो यहाँ पे जो है ना सोडियम गेटेड चैनल नहीं खोलेंगे, सोडियम गेटेड चैनल्स नहीं खोलेंगे तो एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा। तो हमारा मेन गोल क्या है, हमारा मेन गोल ये है कि हमने पीजी की जो है ना उसको रोकना है। अब सेल मेम्ब्रेन तो डैमेज हो रहा है, एरिडोनिक एसिड तो बन रहा है, लेकिन एरिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो साइक्लोऑक्सीजन यानी कॉक्स है। अगर हम किसी तरीके से इस कॉक्स को ब्लॉक कर दें तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो आगे वाली चीज़ें नहीं बनेंगी। तो ये हमारा मेन जो एनसिड्स का मेन काम है, ये क्या करेंगे, ये कॉक्स को ब्लॉक कर देते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये जो कॉक्स होते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज, ये दो होते हैं, एक हमारे पास कॉक्स 1 होता है, एक हमारे पास कॉक्स 2 होता है। अब जो रिसेंट स्टडी हुई है उसमें हमें पता लगेगा कॉक्स 2 भी 3 भी होता है, 4 भी होता है, ठीक है ना। अब ये जो कॉक्स 1 है ना, ये हमारा हाउस कीपर है, ये नॉर्मली हमारी बॉडी के हर सेल में हर जगह मौजूद होता है, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी के जो है ना हर जगह पे मौजूद होता है, हमारे हर टिश्यू में मौजूद है, फैट सेल में, स्किन सेल्स में, लिवर सेल्स में, ठीक है ना, हर जगह पे ये हमारी मौजूद होता है। अब ये जो कॉक्स का नॉर्मली काम ये होता है, मैंने आपको बताया कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस को रिलीज वगैरह करवाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन बनवा देना, या जो है ना हमारे जो स्पर्म्स बनते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स में, वहाँ पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इसके इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। इसके अलावा जो है ना ये हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए जो हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन बनता है उसको भी जो है ना ये कन्वर्ट करवाने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो हमारे पास कॉक्स 1 है ये हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो कॉक्स 2 होता है ये बनता तब है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स वगैरह आ जाए, कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाए, हमें कोई चोट वगैरह लग गई है, तो ये क्या करते हैं, ये कॉक्स 2 जो बाकी जो आपको पता है कि क्या रिलीज़ होते हैं, जो बैक्टीरिया रिलीज़ कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी रिलीज़ कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी भी जो है ना जो बैक्टीरिया वगैरह है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा क्या हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेडिकाइनिन्स भी रिलीज़ करते हैं, सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये जो है ना कॉक्स 2 के स्टिमुलस होते हैं, ठीक है ना। कॉक्स 2 को ये चीज़ें जाके एक्टिवेट कराती हैं। जैसे ही कॉक्स 2 एक्टिवेट होता है, कॉक्स 2 क्या करता है, फ़ौरन कॉक्स 2 जो है ना हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है उसको प्रोस्टासाइक्लिन्स में थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या काम करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ना प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करता है, यानी जो जगह डैमेज हुई हुई है वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है ना एक दूसरे को स्टिक होती रहेंगी, स्टिक होती रहेंगी, स्टिक होती रहेंगी, उसके बाद जो है ना फाइब्रिन के स्टैंड आके उनको क्लॉट बनवा देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना प्लेटलेट एग्रीगेशन। उसके अलावा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम भी ये करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जैसे जहाँ से जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है उस जगह भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अब वो कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों होंगी, तो कि कम से कम ब्लड का फ्लो वहाँ की तरफ जाए, कम से कम ब्लड का फ्लो होगा तो कम से कम जो है ना ब्लड लॉस होगा। तो ये जो वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम है ये भी थ्रोम्बोक्सिन का काम करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन करता है। और थ्रोम्बोक्सिन किससे बन रहा है, थ्रोम्बोक्सिन जो है ना हमारे पास जो कॉक्स 2 बनवा रहा है, कॉक्स 2 प्रोस्टाग्लैंडिन से बनवा रहा है। ये हमारे पास जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन, अगर आप खुद देखें आप, अगर हमारे पास जो है ना कॉक्स ना होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन ना बनता। प्रोस्टाग्लैंडिन अब देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन के फायदे भी हो रहे हैं, नुकसान भी हो रहे हैं। प्रोस्टासाइक्लिन्स भी बन रहा है, थ्रोम्बोक्सिन A2 भी बन रहा है। प्रोस्टासाइक्लिन भी जो है ना ये जो है ना प्लेटलेट एग्रीगेशन में भाई काम करता है, दूसरे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको भी बुलाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो एनसेड्स थे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसमें ब्रूफिन के ड्रग्स आते हैं। इसमें क्या आता है, पैनाडोल, पैरास्टामोल भी थोड़ा बहुत आ जाता है। कोई लोग कहते हैं पैरास्टामोल आता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ जो रिसेंट स्टडी वो कहते हैं पैरास्टामोल इंक्लूड है, कुछ कहते हैं पैरास्टामोल इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा हमारे पास पोन्स्टॉन है, एस्प्रीन है, डिस्प्रीन है। ये जो हमारे पास एनसेड्स होते हैं ना, ये वाहिद ऐसे किस्म के ड्रग्स हैं जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी आप किसी भी जगह चले जाए ना, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाए तो आप जो है ना कि उनको जाके कहेंगे मुझे जो है ना ब्रूफिन की टैबलेट दे दो, मुझे डिस्प्रीन की टैबलेट दे दो, उनके पास 24 घंटे मौजूद होंगी। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई मुझे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ कि डॉक्टर ने कहाँ पे लिख के दी है। विदाउट प्रिस्क्राइब आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, आपको जो है ना जाके ब्रूफिन ले लेते हैं, एस्प्रीन ले लेते हैं, डिस्प्रीन ले लेते हैं, ठीक है ना, पोन्स्टॉन ले लेते हैं। कोई भी आपसे नहीं पूछा, यानी नॉन प्रिस्क्राइब्ड अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। अभी यूनाइटेड नेशन में जो रिपोर्ट आई है नई, हर महीने तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा जो है ना एनसेड्स की टैबलेट्स यूज़ होती हैं। इतने ज़्यादा, हर बंदे को सर में दर्द है, हर बंदे को 2-3 दिनों बाद बुखार हो रहा है, हर बंदे को कमर में तकलीफ है, ठीक है ना, जिस्म में दर्द हो रहा है, काम करके आता है थकावट हो रही है, ठीक है ना। तो क्या होता है, अब इन जो है ना थकावट को दूर करने के लिए, जिस्म में दर्द वगैरह करने के लिए, दूर करने के लिए हमारे पास एनसेड्स के यूज़ होते हैं। एनसेड्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, ठीक। इवन दो कि हमारे पास जो करियाना स्टोर्स हैं उन करियाना स्टोर्स में भी जो है ना आजकल ये अवेलेबल होती हैं। एनसेड्स का मेन काम क्या होता है, मैंने आपको दोबारा बताया। स्पेसिफिकली जो अगर हम एस्प्रीन का काम ही देख लें, एस्प्रीन क्या करती है, एस्प्रीन जाके स्पेसिफिकली जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है इनको ब्लॉक कर देगी, ठीक है ना। ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है इसको कॉक्स के जो एंजाइम्स हैं इनको ब्लॉक कर देगी। अब हमारे पास एनसेड्स के आगे डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिलेक्टिवली कॉक्स 1 को जो है ना ब्लॉक करते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जो COX-2 जो एंजाइम है उनको ब्लॉक कर देते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो COX-1 और COX-2 दोनों को ब्लॉक कर देती हैं। अब जो हमारे पास COX-1 को ब्लॉक करेगी सिलेक्टिवली, उनको हम कहते हैं सिलेक्टिव COX-1 इनहिबिटर। जो सिर्फ COX-2 को ब्लॉक कर देती है उनसे सिलेक्टिवली COX-2 इनहिबिटर कहते हैं। जो दोनों को ब्लॉक कर देती है उन्हें नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉन स्टिमुलेटरी लेस एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी होते हैं जो इन्हीं में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ये डिफरेंट किस्म्स के ड्रग्स हैं, डिफरेंट किस्म्स के ड्रग डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये हमारे पास जो है ना एनसिड्स की पूरी फार्माकोलॉजी थी। सिंपल मैं आपको मोटा मोटा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो पेन का परसेप्शन होता है, इसको इंड्यूस करने वाला जो केमिकल होता है उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। हमारी बॉडी के जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को मैसेज पहुंचाते हैं। वो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज जाता है और हमारे ब्रेन को पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में किसी न किसी जगह पे पेन हो रहा है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता कैसे है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन इस तरह बनता है कि अगर किसी भी जगह पेन हो रहा है वहाँ पे कोई ना कोई सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुई होगी। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, वहाँ पे फास्फोलाइपेज एंजाइम होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उसको रेक्डोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो रेक्डोनिक एसिड कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। वो जो साइक्लोऑक्सीजिनेज होते हैं वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल्स रिलीज करते हैं। वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो पेन की परसेप्शन है उसको इंड्यूस करवाते हैं। तो हमारे पास जो एनसेड्स होते हैं इनका मेन काम ये होता है कि जो पेन के परसेप्शन को इंड्यूस करवा रहे हैं, यानी जो मेन रूट है जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, उस प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाए। अगर बने हुए हैं तो उनको जो है ना उनकी प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए। तो हमारे पास अब क्या होगा, अब जब हमारे पास मैंने आपको बताया इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, यानी हमारे पास ये क्या कर रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। एक तो हमें पता लग गया कि ये कौन कौन से ड्रग हैं। एक तो हमें अब आपको पता लग गया चूँकि ये इन्फ्लेमेशन कम करेंगे तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। ये जो एनसेड्स होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। उसके अलावा ये बुखार को भी कम करते हैं। आपको पता लग गया जो बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ होती है वो एंटीपायरेटिक होती हैं, तो हमारे पास ये एंटीपायरेटिक भी है। उसके अलावा आपको पता है कि ये पेन को भी कम करेगी, तो ये हमारे पास एनाल्जेसिक्स हैं। उसके अलावा ये हमारे पास जो है ना खून को भी थोड़ा बहुत पतला कर देती हैं, तो इसकी वजह से ये एंटी थ्रोम्बोटिक भी हैं, थ्रोम्बोटिक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एनसेड्स होते हैं इनके जो है ना मेन फंक्शन ये होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, रेडनेस को कम करते हैं, स्वेलिंग को कम करते हैं, पेन को कम करते हैं, एंटीपायरेटिक है, बुखार को कम करते हैं, एनाल्जेसिक्स है, ये हमारे जो पेन जो दर्द वगैरह हो रहा है उसको कम करते हैं। उसके अलावा एंटी थ्रोम्बोटिक है, ये जो थ्रोम्बस बनते हैं हमारी बॉडी के जो, इसीलिए जो हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है जिनमें जो है ना ब्लड क्लॉट होने का खतरा होता है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को पता लग रहा था कि यार मुझे लेफ्ट साइड पे दर्द हो रहा है, तो वो डिस्प्रिन देना उसको स्टार्ट कर देते हैं। डिस्प्रिन से क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड होता है वो थिन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से जो डेंगू वायरस आया था, डेंगू वायरस में तो हमें जो है ना एस्प्रिन देने से बिल्कुल मना किया गया था। उसकी वजह ये कि डेंगू वायरस में पहले प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब प्लेटलेट्स की कमी होती है, खून ऑलरेडी पतला होता है, तो अगर आप डिस्प्रिन वगैरह देंगे और ब्रूफिन वगैरह देंगे तो इससे क्या होगा, खून और ज़्यादा पतला हो जाएगा। जब खून और ज़्यादा पतला होगा तो फिर डेंगू वायरस में क्या होता था, नाक से भी खून आना स्टार्ट हो जाता, कानों से भी खून आना स्टार्ट हो जाता था। तो हमें जो है ना डेंगू वायरस में ये जो है ना जो एनसिड्स हैं ये देने में मना किया गया। इसके अलावा जो एनसिड्स होती हैं ये उन ड्रग्स के साथ भी दी जा सकती हैं जो हैवी पेन किलर हो, ठीक है ना, यानी अगर आपका ऑपरेट हो गया, ऑपरेशन के बाद आपको सिर्फ पैनाडोल नहीं दी जा सकती, सिर्फ ब्रूफिन नहीं दी जा सकती, क्योंकि सिर्फ ब्रूफिन जो है ना आपके पेन के परसेप्शन को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं कर सकती। तो जो हैवी ड्रग्स होते हैं जो थोड़ी भी जिसमें सेडेटिव एक्शन भी होते हैं, जैसे मॉर्फिन वगैरह हो गया, ठीक है ना, जो पेन के परसेप्शन बहुत ज़्यादा ब्लॉक करते हैं, तो उनके साथ भी जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता दी जा सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पेन को भी कम करती है, बुखार को भी कम कर देती है। उसके अलावा आपको पता लग गया कि जो है ना हमें ये जो है ना फ़ायदे पहुंचाती है। नुकसान भी इसके होते हैं। नुकसान क्या होते हैं कि हमें पता है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसकी जो म्यूकस है उसको रिलीज़ कराने में प्रोस्टाग्लैंडिन मदद कर रही थी। अब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ नहीं होगा तो क्या होगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर जो म्यूकस है वो रिलीज़ नहीं होगा, खाना तो हम खाते रहेंगे, जो HCl बनेगा तो HCl क्या करेगा, जो स्टोमिक की वॉल्स है उसको नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। स्टोमिक की वाल को नुकसान पहुंचाने से क्या होगा कि हमारी स्टोमिक गैस्ट्रिक अल्सर हमें स्टार्ट हो जाएगा, हमें जो है ना खटी खटी डकारें आना स्टार्ट हो जाएगी, मैदे के प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट हो जाएंगे, जलन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो HCl है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। वो बाइकार्बोनेट आयंस HCl को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिक मीडियम है, जो बेसिक मीडियम है क्योंकि उसके एंजाइम्स तभी काम कर सकते हैं जब उनको बेसिक मीडियम मिलता है। अगर वही HCl बन के दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाता है स्टमक से कायम के साथ, तो क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम है वो अपने फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है ना खुराक डाइजेस्ट नहीं हो पाती, हमें जो है ना वो लिवर तक ना पहुंच पाती वगैरह वगैरह। अब ये जो HCl है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। वो बाइकार्बोनेट आयंस को भी जो है ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन ना बनने की वजह से वो बाइकार्बोनेट आयंस भी सही नहीं बनते। वो बाइकार्बोनेट आयंस सही नहीं बनते तो HCl अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे पास डिसएडवांटेज थे। एक जो है ना हमें थोड़ा बहुत जो है ना डिजनेस कास्ट कर सकता है जो, और इसके अलावा ये क्या करते हैं स्पेसिफिकली जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो भी इनकी वजह से बन जाते हैं। इसी वजह से जिनको किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी कहा जाता है कि आप पैनाडोल ना लें, ये वगैरह चीज़ें ना लें,
ठीक है ना। उनकी वजह ये होती है कि क्या करती है, ये आहिस्ता 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 हमारे जो है ना किडनी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट कराने का काम हमारे किडनीज़ का है। ये किडनीज़ के अंदर जाती है, लेकिन किडनीज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, इतनी जल्दी से एक्सक्रीट आउट नहीं होती है। तो जब किडनीज़ के अंदर एक्सक्रीट आउट नहीं होगी तो किडनी के अंदर स्टोन बनाना स्टार्ट कर देगी, किडनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। तो ये जो है ना इसके जो है ना थोड़े से डिसएडवांटेजेस थे, एक तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा और दूसरा जो है ना किडनी स्टोन्स वगैरह। और उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे जो इसके ड्रग्स हैं क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में फुल कवर करने की कोशिश करें। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो है ना लाइक नहीं करना आपने, ना सब्सक्राइब करना। आप सिर्फ हमें ये बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और हमें फीडबैक दें कि यार हम किस तरह जो है ना फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।